सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही एक्सक्लूसिव मेहमान है जिनसे हम कुछ अहम तरीन लीगल इश्यूज़ पे बात करेंगे। बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। फ़ारूक एच नाइक साहब साबिक चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं, साबिक वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ और मौजूदा इस वक्त वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। जनाब फ़ारूक एच नाइक साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने अब टाइम दिया। मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। बहुत शुक्रिया सर, आपकी आमद हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है क्योंकि आप बहुत ही कम कभी शादो नादरी टीवी पे नज़र आते हैं, जबकि बहुत बड़ी शख्सियत है। आज हमारे लिए बहुत अहम दिन है। तो सर मैं छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन लेके चलूँगा और फिर कोशिश करूँगा ज़्यादा क्वेश्चन कवर करूँ आपसे। तो सबसे पहली बात करूँगा मैं सर कि आज भी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी जस्टिस मंसूर अली शाह की, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उन्होंने कहा कि जी पेंडिंग केसेस 24 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। तो 24 लाख से ज़्यादा तमाम कोर्ट्स में जो है वो पेंडिंग केसेस हैं। ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में 58,000 से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं सर। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, आला अदालतें हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता है सर कि इन केसेस को सुने। साल से ये पेंडिंग है और जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? देखिए जी, बात यह है डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं उसके वेरियस रीजंस हैं। कुछ वकला की तारीख लेते हैं, उसकी वजह से पेंडेंसी आ जाती है। कुछ जजेस जो हैं टाइम पर नहीं आते हैं, उसकी वजह से पेंडेंसी आ जाती है। कुछ जेल जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, कस्टडी जेल से नहीं आती है, उसकी वजह से पेंडेंसी आ जाती है। उसके अलावा इस मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ कि मुकदमात इसलिए बढ़ते चले जा रहे हैं और पेंडेंसी इसलिए बढ़ी जा रही है कि हमारा सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। जहाँ तक ट्रायल कोर्ट का ताल्लुक़ है, वहाँ के जो जजेस हैं उनके पास क्या कहते हैं काम ज़्यादा है, केस मैनेजमेंट नहीं है। और केस मैनेजमेंट ना होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। जब तक कि आप केस मैनेजमेंट नहीं करेंगे और जो क्या कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसके अंदर अमेंडमेंट्स नहीं लेकर आएंगे, जो अपील दर अपील के जो प्रोविजंस हैं उसको ख़त्म ना करेंगे, टेयर्स जो है अपील के टेयर्स को ख़त्म करना पड़ेगा ताकि ये मुकदमात जल्दी फैसला हो सके। जहाँ तक हाई कोर्ट का ताल्लुक़ है, हाई कोर्ट के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है, मगर जजेस की फुल स्ट्रेंथ अभी भी काम नहीं कर रहे। बेअंदाज़ा वैकेंसीज़ हैं, उन स्लॉट्स को अभी तक फुल नहीं किया गया। इसकी वजह से हाई कोर्ट जो है पूरा काम नहीं कर रहा। जहाँ तक हाई कोर्ट के जजेस की इंक्रीज़ होने के साथ साथ उसके बाद ये हुआ है कि लिटिगेशन जब भी ज़्यादा हो गई तो उनके डिसीशंस भी ज़्यादा हो गए, उनके ऑर्डर्स भी ज़्यादा हो गए। अब हाई कोर्ट की जो अपील है वो जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पहले सिंगल जज है तो इंट्रा कोर्ट अपील होती है, अगर डिवीज़न बेंच की है तो स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है, सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस हैं, अरसे दराज से ये 17 जजेस हैं। हाई कोर्ट के जजेस तो आप इंक्रीज़ कर लेते हैं थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज़ करने के लिए एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए। क्योंकि ज़्यादा डिसीशंस हो रहे हैं, क्योंकि जजेस की तादाद बढ़ गई है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का ज़्यादा अपील्स आनी शुरू हो गई हैं, मगर जजेस वही 17 हैं। जब तक आप जजेस की तादाद नहीं बढ़ाएंगे, मैं समझता हूँ ये जितना भी अच्छा काम करती है सुप्रीम कोर्ट, मेहनत से करते हैं और बड़ी लगन से करते हैं, मगर उसके बावजूद भी पेंडेंसी इसलिए ज़्यादा है कि अपीलें जो हैं, लिटिगेशन ज़्यादा फाइल हो रही हैं और जजेस की कमी है। अच्छा सर, एक तो मेरा सवाल ये है सर कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो ये पिक एंड चूज़ करती है और ये सियासी मुकदमात लेती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात लेती है, ये और आम मुकदमात जो बहुत अहम है पाकिस्तानियों के लिए, उसको टच ही नहीं करती है, सालों से पड़ी है। तो गोया लगता ही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को
उन मुकदमात से कोई दिलचस्पी नहीं है। सियासी मुकदमात और कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात में इंसान जो जजेस होते हैं और जो आपके अदलिया होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रंट पे आती है, पॉपुलैरिटी मिलती है, बड़ी उनको तवज्जो दी जाती है। तो ये तवज्जो हासिल करना और पॉपुलैरिटी के लिए ये काम तो नहीं करते हैं सर। इसका मुख्तसर सा जवाब सर। डॉक्टर साहब बात ये मुख्तसर डॉक्टर साहब, एक तो हाई कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर्स नहीं है। वो किसी केस को कि जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि हाई कोर्ट सुओ मोटो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। उनके पास खाली वही मुकदमात आ सकते हैं जो आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की शिक के अंदर या उसकी एम्बिट और परव्यू में आ सकते हैं। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है हाई कोर्ट्स के अंदर, मैं समझता हूँ, और कम है। ज़्यादातर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आ गया है, हमारे 4 सूबे हैं और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। इस वक्त हमको चाहिए चीफ जस्टिस और जस्टिस से डोर स्टेप देने की ज़रूरत है। हर सूबे के अंदर एक कोर्ट ऑफ अपील बना देना चाहिए। हाई कोर्ट की अपील जो है उसी सूबे के अंदर क्या कहते हैं उनके कैपिटल के अंदर एक कोर्ट ऑफ अपील हो जो कि फ़ैसला करे, और सुप्रीम कोर्ट के पास वो केसेस जाएं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल की अमेंडमेंट के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न के लिए या आर्टिकल 184 का केस है वो चले जाएं, या फेडरेशन और प्रोविंसेस के अंदर कोई तनाज़ा है तो उसको फैसला करनी चले जाए। मगर इस वक्त हमारा सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है और एपेलेट कोर्ट भी है। वो डिवोर्स केसेस भी देखते हैं, मेंटेनेंस केसेस भी देखते हैं, ज़मीनों के केसेस भी देखते हैं। इसकी वजह से ये क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा लिटिगेशन की पेंडेंसी हो गई है। मैं यहाँ हुज्जत करूँ, यस, मैं आपने बड़ा अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया सूबों के हवाले से, लेकिन मैं हुज्जत करूँ सर। 85 दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है सर। आपने बिल्कुल कहा हमारा सुप्रीम कोर्ट एपिलेट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है। तो क्या ये बेहतर नहीं है सर कि सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग केसेस देखे और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक बना दिया जाए पाकिस्तान में जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सूबों के तनाज़ात, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सियासी मैटर देखे, ताकि और उसमें माज़रत के साथ एक और सवाल भी, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो नीचे से आने वाले जजेस हैं वो क्रिमिनल प्रैक्टिस के जो वकील हैं, सिविल मैरिज ज़मीनों के वकील और आपके बैंकिंग कोर्ट के वकील भी जो हैं वो जज बन जाते हैं सर ऊपर आके। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल आला अदालतों में आके वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को डील करते हैं। और देखने में आया इसकी बुनियाद पर कई केसेस ऐसे हैं जिनके मावराए आइन फैसले आए हैं, और हम मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी भी दे देते हैं, हम मुंतखब वज़ीर आज़म को 1 मिनट खड़ा करके उसकी छुट्टी कर देते हैं, हम मुंतखब वज़ीर आज़म को 62(1)(f) पे निकाल देते हैं, हम 63(a) का गैर आइनी फ़ैसला देते हैं, हम 8 रुकनी बेंच होने के बावजूद आपके पार्टी है ही नहीं PTI, हम एक ऐसा फ़ैसला दे देते हैं जो 51 को भी क्लैश करता है, आर्टिकल 106 को भी करता है, 63 को। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए जिसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जजेस बने, और ज़ाहिर है उनकी एक क्वालिफ़िकेशन हो, LLM हो जैसे दुनिया में होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, और दूसरा ये कि वो आपके सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देखें, और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये रूटीन्स मैटर एपीलेट कोर्ट के तौर पर एक्ट करे। क्या ये बेहतर नहीं है सर? देखिए डॉक्टर साहब, जो मैं समझता हूँ अगर आप हर सूबे में कोर्ट ऑफ अपील बना देंगे तो उस सूबे के साइल को इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट कहें या आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहें, उनके पास खाली वो मुकदमात आने चाहिए कि जिसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो। फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज के जो भी कोई केस है वो कोर्ट ऑफ अपील्स में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर ये चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली चाहे आप उसका नाम सुप्रीम कोर्ट रखें या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रखें, उसके उनके पास मुकदमात कम होते चले जाएंगे, क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील्स को आपने फाइनल कर देना है। कोई फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आगे नहीं जाएगी। इससे क्या कहते हैं, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट कह लें या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कह लें, उनके पास फिर जजेस को बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि सारा जो बर्डन है वो कोर्ट ऑफ अपील्स ले लेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा, टेयर्स को कम करना पड़ेगा। जितने टेयर्स ज़्यादा होते हैं, क्या ये एक ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बिल्कुल अलग है और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अलग है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में वो मुकदमात जाते हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया, मैंने भी, स्टेट्स के दरमियान कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, और जाहिर है वहाँ जो जजेस बैठे होंगे वो वकील आएंगे, जैसे आप जैसे वकील अगर जज बनते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, केसेस जानते हैं, उनका एक्सपीरियंस है, या वो LLM उन्होंने किया है कॉन्स्टिट्यूशन पे, एक मैरिक एक और हम एक आम इदारे में जब इश्तहार देते हैं तो हम एक्सपीरियंस रिलेटेड लिखते हैं, क्वालिफिकेशन रिलेटेड लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो सर बैंकिंग कोर्ट का भी जज आ जाता है, क्रिमिनल कोर्ट का भी जज आता है, सिविल कोर्ट का भी जज आता है, उसको क्या पता कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आते ही वो कॉन्स्टिट्यूशन में फैसला करता है। तभी हमारे साबिक वज़ीर आज़म को फांसी भी हो जाती है, एक वज़ीर आज़म को निकाल दिया जाता है, और सारे के सारे मावरा आइन फैसले। तो क्या सर बेहतर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाए और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जजेस हों? बस इस पे थोड़ा सा कमेंट तो फिर मैं आगे जाऊँ। देखिए, मैंने जैसे अर्ज़ किया ना डॉक्टर साहब, जी मैं से आप अर्ज़ किया ना, देखिए आप उसको जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि या उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कह लें या सुप्रीम कोर्ट कह लें, वो खाली इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा। बाकी जो मुकदमात हैं उनकी फाइनलिटी आप सूबे के अंदर लेके आए। यही जो सुप्रीम कोर्ट है, हर सूबे के अंदर आप उसको कोर्ट ऑफ अपील्स कह लें या सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिंध, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान कह लें, मगर अल्टीमेट जो जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कह रहे हैं, फिर आपको उस सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी जिसकी आप बात कर रहे हैं। अगर आप उसको सुप्रीम कोर्ट भी रखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन भी कोर्ट भी रखेंगे तो फिर लिटिगेशन की फाइनलिटी नहीं होगी, जजमेंट्स हमेशा पड़ी रहेंगी। एक वक्त एक जगह आनी चाहिए, चाहे राइटली या रॉन्गली, जजमेंट शुड बिकम फाइनल। अब इस वक्त हमारा सुप्रीम कोर्ट एपेलेट कोर्ट है। अगर आप इसी सुप्रीम कोर्ट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कन्वर्ट कर दें और सूबे के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हर सूबे का अपना सुप्रीम कोर्ट बना ले या कोर्ट ऑफ अपील बना ले, जो हाई कोर्ट के बाद उधर अपील आएगी, तो मैं समझता हूं कि एक साइल को बहुत फायदा होगा। बहुत सही कहा आपने। या फिर अगर ये नहीं करते तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग करके सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एपिलेट कोर्ट बना दिया जाए। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, आइन का आर्टिकल 189 है, कहा जाता है इसको जो हम पढ़ते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन में कि जी आला अदालतों के फैसले, लोअर कोर्ट्स और तमाम आइनी इदारे पाबंद हैं इसको मानने के। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जो मावरा आइन है, और वो आपसे बेहतर कौन जानता है सर। लेकिन इस आर्टिकल को हम देखते हैं तो अब मावरे आइन फैसले हो या आइन के मुताबिक हो, आइनी इदारे माने, लेकिन हमने अभी देखा कि 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि गैर आइनी फैसले मानना आइनी इदारों के लिए पाबंद नहीं है, और इस पर जजमेंट भी है। तो ये 189 की क्लेरिफिकेशन या तो सुप्रीम कोर्ट कर दे कि आइनी और गैर आइनी इदारे फैसले दोनों माने जाएंगे, या फिर पार्लियामेंट कर दे कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आईनी फैसला माना जाएगा, जैसे कि इख्तलाफी नोट में लिखा है। कुछ होना चाहिए इसमें अमेंडमेंट सर। देखिए जी, बात क्या, आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे अगर सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ लेट डाउन करता है तो तमाम जो उसकी मातहत अदालतें हैं इंक्लूडिंग हाई कोर्ट, उन पर बाइंडिंग है कि उसके ऊपर वो क्या कहते हैं एक्ट करें, उससे वो डिसएग्री नहीं कर सकते। मगर जहाँ तक देखें, एक अगर 5 रुकनी बेंच है और 3 रुकनी बेंच का एक फ़ैसला आया है और 2 रुकनी बेंच का एक फ़ैसला आया है, मेजॉरिटी जजमेंट प्रिवेल करती है, माइनॉरिटी जजमेंट प्रिवेल नहीं करती। माइनॉरिटी जजमेंट कोई लॉ लेट डाउन नहीं कर सकती। लॉ लेट डाउन वही होगा जो मेजॉरिटी जजमेंट का हो, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। ये तो कानून है और यही आइन की तशरीह है। जी, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जी फारूक साहब, मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि मावरा आइन
अगर कोई फर्ज कीजिए, जैसे अभी रिसेंटली एक फ़ैसला आया है, 8 रुकनी बेंच ने किया है, पार्लियामेंट ने उस पर इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी। वो फ़ैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने कहा है, उनके एक जज का स्टेटमेंट है कि हमारा फ़ैसला हर सूरत में माना जाएगा। आपने सही कहा कि अक़लती फ़ैसला जो है वो कानून नहीं होता है, लेकिन क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन है, जो कि 175(2) मैं पढ़ता हूँ कि उनके पास ये पावर है कि वो अपने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करें और एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट या मेंबर ये उसको माने? सर क्या ये प्रोविज़न है सर कहीं? देखिए, हमारा जहाँ तक पाकिस्तान का आइन है, ये ट्रैकेटोमी ऑफ पावर की बात करता है, सेपरेशन, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर ये है कि लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट जो है, वो कानून बनाएगा, जुडिशरी जो है उसको इंटरप्रेट करेगी और एग्जीक्यूटिव जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, विच इज़ वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैव गॉट नो पावर टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन और टू री राइट द लॉ, वो लॉ को खाली इंटरप्रेट कर सकते हैं, री राइट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने री राइट किया, अगर उन्होंने कोई अल्फाज भी, कोई उन कानून के मुताबिक वो एक लफ्ज़ भी एक कानून के अंदर ऐड नहीं कर सकते, ना आइन के अंदर ना कानून के अंदर, ये उनका काम नहीं है। अगर वो समझते हैं कि इस लॉ के अंदर कोई फ्लॉ है, कोई कोताही है, कमी है, वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं कि इस लॉ को अमेंड किया जाए इससे, मगर वो खुद अमेंड नहीं कर सकते। मगर आज इस वक्त जो जुडिशियल एक्टिविज़म के नीचे कई मुकदमात आए हैं जिनके नीचे उन्होंने कानून को रीराइट किया। आपने ये देखा होगा पंजाब गवर्नमेंट का जो केस था नो कॉन्फिडेंस वाला, उसके अंदर जो फैसला आया, आर्टिकल 63A कहता है अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट का अपने पार्लियामेंट्री लीडर की इंस्ट्रक्शंस के ख़िलाफ़ वोट देगा तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। इन्होंने ये फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो डिसक्वालीफाई भी होगा और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। मगर ये जो फैसला है, मैं समझता हूँ जो वोट ना काउंट नहीं होगा, ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये आइन के ख़िलाफ़ है। इसी तरह रिज़र्व सीट्स में भी इस वक्त आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 8 का एक तरफ था, 5 एक तरफ थे, जैसे आपने खुद फरमाया। अब आप देखें ना, जहाँ तक रिज़र्व सीट्स का मैं आपसे अर्ज़ करूँ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये दरख्वास्त दी कि हमें रिज़र्व सीट्स दी जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको रद्द कर दिया। उसके बाद वो पेशावर हाई कोर्ट में गए, पेशावर हाई कोर्ट ने की 5 जजेस ने भी रद्द कर दिया। ग्राउंड यही था रद्द करने का कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कंटेस्टिंग पार्टी नहीं थी, उन्होंने कोई कंटेस्ट ही नहीं इलेक्शन किया और आइन और कानून के नीचे उनको एक लिस्ट देनी थी रिज़र्व सीट्स की, जिसके मुताबिक उनको रिज़र्व सीट्स दी जाती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना रिज़र्व सीट्स की लिस्ट दी, ना कंटेस्ट किया, बल्कि उनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीते। जब ये इसलिए उनको हक नहीं बनता। जब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया वो पीटीआई के लिए आ गया कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे जिनको इंडिपेंडेंट्स थे और उन्होंने कोई पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया था। इलेक्शन एक्ट के नीचे ये बड़ा ज़रूरी होता है, अगर 4 आदमी ये अपना नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करते हैं और चारों कहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर पार्टी के कैंडिडेट हैं, जब उनका चारों का अगर नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर देता है रिटर्निंग ऑफिसर, तो फिर उनको पार्टी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उस पार्टी सर्टिफिकेट नीचे जिसको पार्टी सर्टिफिकेट देती है वो कैंडिडेट बनता है पार्टी का। इस केस के अंदर कोई पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और उसके बाद उन्होंने तमाम आर्टिकल्स आइन के नीचे जब वो आ गए तो वो पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर बने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। तो ये जो फैसला आया पीटीआई के फेवर में आ गया, जो कि ना तो फरीक थी, ना कोई ऐसी इस्तदा थी, ना कोई प्रेयर थी
कि इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये पीटीआई के कैंडिडेट हैं, बल्कि खाली इख्तिदा ये थी कि इस एसआईसी को ये रिज़र्व सीट्स दी जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जजमेंट जो है इस पर रिव्यू फाइल हो चुके हुए हैं, और जब रिव्यू चलेगा तो वो भी जो आप बात कर रहे हैं री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की या री राइटिंग ऑफ द लॉ की, विच इज़ नॉट द डोमेन of the Supreme Court of Pakistan, with all humility and with all due respect, I would submit as such. It is a prerogative and the domain of the Parliament to pass the law and to amend the law. अब इलेक्शन एक्ट को भी अमेंड कर दिया गया है, वो भी चैलेंज हो गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट की पावर में है, इसको अगर ये वॉलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के नीचे है या आइन के कोई शिक के खिलाफ है, इसको वो डिक्लेयर कर सकते हैं एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। But again, it is interpreting the law, but declaring it as unconstitutional. But they cannot write the law themselves. लेकिन सर जो सुप्रीम कोर्ट रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, जो मावरा आइन फैसला करता है, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट अगर जिसकी अपनी भी एक जुरिडिक्शन है सर, जाहिर है वो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, पर्सन स्पेसिफिक नहीं कर सकता, बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, इस्लामिक प्रोविज़न के ख़िलाफ़ नहीं सकता, लेकिन उसको आइन में अमेंडमेंट करने की आइन के आर्टिकल 238, 239 के लिहाज से उसको वही जगह है सर, और सुप्रीम कोर्ट नहीं है। लेकिन अगर वो कोई फ़ैसला करे और सुप्रीम कोर्ट समझता है कि ये आइन के आर्टिकल से मतसादम है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को उठा के जो कि पार्लियामेंट कानून साजी से बनाता है फेंक देता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला करे जो आइन से मावरा हो, आइन के आर्टिकल से मुतसादम हो, उसको सुप्रीम कोर्ट कहता है चाहे रिव्यू में आ जाए तब भी कहता है कि मानो। तो ये कौन सा कानून है, ये कौन सा सिलसिला है? और ये चीज़ें अब हमने माजी में भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मावरा आइन फैसला किया और जब अपील में गए तो उसने कहा मानो इस फैसले को, हालांकि वो मावरा आइन था, आइन से मुतसादम था। तो पार्लियामेंट के कानून को जो बनाते हैं उसको ये कहकर सुप्रीम कोर्ट उड़ा देती है तशरीह का सहारा लेके, लेकिन खुद रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके मावरा आइन फैसला करती है, उसको वो कहती है अपील में मानो। तो कैसे माने सर? देखिए बात यही है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हतमी फैसला होता है, अगर फिर किसी और टाइम पर बात चले, इसको फिर रीविजिट किया जाता है, कोई ऐसा मसला फिर उठे और फिर कोर्ट जो है, लेकिन सर बहुत नुकसान हो जाता है। फारूक एशनाई साहब, फारूक एशनाई साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, ठीक है सर, वो उसका बात करने वाला था, वो रिविजिट किया गया। लेकिन सर वो जब रिविजिट किया गया उससे पाकिस्तान को, उस पार्टी को, पाकिस्तान की आवाम को, आइन और कानून को बहुत नुकसान हो चुका है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का 62(1)(f को रिविजिट किया गया, उसका भी एक हुकूमत को गिरा दिया गया, पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि सर आप रिविजिट करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए 10 साल बाद, 15 साल बाद, लेकिन उससे उस वक्त में जब ये मावरा आइन फैसला आला अदालतें करती हैं, मावरा आइन टोटली आइन के ख़िलाफ़, तो उससे जो पाकिस्तान को, हुकूमत को, सिस्टम को, जमहूरियत को, निज़ाम को, अवाम को जो नुकसान पहुंचता है, उसका क्या सर? उसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। देखिए जी, आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट, और उनका जो फैसला है हमको मानना है, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। जो कानून है, जो आइन है, पार्लियामेंट क्या कानून साजी नहीं कर सकती? कोई जजमेंट, पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती अगर वो देख रही है। मैं इस पे आता हूँ सर, मैं आ रहा हूँ सर, आप पार्लियामेंटेरियन भी है ना सर? नहीं, कता कलाम जी कता कलाम है, सेनेटर भी हूँ, कता कलामी होती है। इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो इसी का एक हिस्सा है, मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर मैं समझता हूँ ये इसी का हिस्सा है। और अगर फर्ज कीजिए ये गई है सुप्रीम कोर्ट, नहीं ये गई, बिल्कुल सही किया है, मैं भी समझता हूँ सही है एक तालिब इल्म के हैसियत से, लेकिन अगर सर्च कीजिए यही सुप्रीम कोर्ट उस इलेक्शन एक्ट 2017 को नलीफाइड कर दे, तो फिर पार्लियामेंट कहाँ खड़ी होगी और हुकूमत, एग्जीक्यूटिव किसकी बात माने और इलेक्शन कमीशन किसकी बात माने? देखिए ये मैं ये समझता हूँ फिर ये क्लैश ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हो जाएगा, और जो कि मुल्क की
सालमियत के लिए, मुल्क की बका के लिए, जमहूरियत के लिए और मुआशी खुशहाली के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इनको चाहिए कि आराम से इसको सुने और एक अच्छा फ़ैसला करें कि जो कानून और आइन के मुताबिक हो। जो देखें, हमें देयर आर टू काइंड्स ऑफ जस्टिसेस, वन इज़ अ जस्टिस पॉपुलर जस्टिस एंड वन इज़ अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस। मैं समझता हूँ कि अदालतों को लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस करना चाहिए, चाहे वो लोगों को अच्छा लगे चाहे बुरा कर लगे। अगर आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला करेंगे तो फिर वो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रहता, विच इज़ नॉट गुड फॉर द जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। क्या ये बेहतर नहीं है सर? क्या ये बेहतर नहीं है? पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है, वो जजेस की तादाद भी बढ़ा सकती है, वो उम्रें भी बढ़ा सकती है। जैसे सुनने में आया था 179 के तहत आप जो हैं वो अमेंडमेंट कट के 2/3 से पार्लियामेंट एजेस बढ़ा सकती है, और 195 के तहत हाई कोर्ट की एजेस भी बढ़ा सकती है। तो कोई ऐसा तरीक़ेकार पार्लियामेंट रख सकती है सर कि जिसके ऊपर ये जो जुडिशरी, एक जुडिशल एक्टिविज़म, जुडिशल मार्शल्ला हमारे ऊपर आ गया है, जो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है और उसके बावजूद कहता है कि हमारे गैर आइनी फ़ैसले को मानो, पार्लियामेंट की कानून साजी को उठा के फेंक देता है, हुकूमत जो है वो और इलेक्शन कमीशन जो एक आज़ाद इदारा है उसके इख्तियारात को गस्ब कर लेता है, एग्जेक्टिव के इख्तियारात को गस्ब करके बैठ जाता है। लगता है कि मुल्क में जुडिशल मार्शल्ला आ गया है। मैं नहीं कहता, बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ये कहते हैं। तो सर इसका तोड़ क्या है? क्या पार्लियामेंट के पास ये राइट नहीं है कि वो इसके ऊपर काम करे? देखिए डॉक्टर साहब, जहाँ आपने बात की ना इंक्रीजिंग द एज ऑफ द जजेस, देखें ये पहले भी बहुत चलता रहा है कि अब हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है 62 और सुप्रीम कोर्ट की 65। ये भी लोगों की सोच है, दोनों 65 है, दोनों की एज एक 65 कर देनी चाहिए, क्योंकि ये भी तनाज़ा उठता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का कौन सा जज जाए, कौन से सूबे से जाए, सूबे की क्या क्या कहते हैं इक्वालिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी एक डिस्प्यूटेबल फैक्ट है। तो मैं ये समझता हूँ जहाँ तक एज बढ़ाने का ताल्लुक है, जब जजेस की आपने एज बढ़ानी है तो पार्लियामेंट के जो कंसर्न लोग हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, उनको चाहिए कि जुडिशरी के जो हेड हैं उनसे बैठ के डिस्कस करना चाहिए, क्या वो भी यही समझते हैं कि नहीं कि उम्र बढ़नी चाहिए। क्यों सर? अगर क्यों? वो सब क्यों? होते हैं कि उसकी पार्लियामेंट अपना इस्तेहकाक, पार्लियामेंट में सर मेरा सवाल है, मेरा हुज्जत कहीं देखें मेरी बात, मेरी हुज्जत मुझे पूरा तो करने दें सर, मुझे पूरा बोले नहीं हुज्जत हो, मैं समझ गया। देखें अगर हमने इस मुल्क को इफ़ाम और तफ़हीम से चलाना है तो बहुत ज़रूरी है कि जो इफ़ेक्टेड पार्टी है, जो कि जुडिशरी इफ़ेक्टेड पार्टी है, जिसका एक अपना वजूद है और एक आइन का अलग हिस्सा है, अगर आप उनकी पावर्स के अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ ये ज़रूरी नहीं है। आपकी बात से जो हुज्जत है कि सर आइन क्या कहता है, वो कौन मैं यहाँ हुज्जत करूँगा, सुप्रीम कौन है सर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है सर। कॉन्स्टिट्यूशन सर है या नहीं है? अगर सुप्रीम तो कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए बात सुने, जहाँ तक जहाँ तक देखें ना सुप्रीमेसी की जहाँ तक बात है, पार्लियामेंट का अपना रोल है, जुडिशरी का अपना रोल है, एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है। फिर हमको इन सब किसी नहीं सर, कोई ये कहे कि मैं ही खाली सुप्रीम हूँ, यस अगर आइन ने सर, मैं सर आपसे ये पूछना, आपने बार बार डिसाइड किया है, अगर आपने देखें डॉक्टर साहब, अगर आपने इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हुए हैं। जो आज मुआशी हालत है, जो आज क्या कहते हैं सियासी हालात हैं, वो आपके सामने हैं। इन सब को सामने मद्देनज़र रखते हुए हमको किसी मुल्क को फॉलो नहीं करना चाहिए। हमको अपने मुल्क की अवाम की प्रेजुडिसेस को, उनकी तकालीफ को, उनकी क्या कहते हैं परेशानियों को सामने रखते हुए आइन के अंदर या कानून के अंदर तब्दीली करनी चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ अब ये वक्त आ गया है कि मनमानी का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत अच्छी। अब मैं बिल्कुल जब तक आप इफ़हाम और तफ़हीम के साथ ना चलेंगे, जी
लेकिन मैं सर ये कहता हूँ आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आप ये कि पार्लियामान खाली ये कहे मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ, मैं सुप्रीम अथॉरिटी हूँ, या सुप्रीम कोर्ट के मैं सुप्रीम हूँ, प्राइम मिनिस्टर के मैं सुप्रीम हूँ, तो ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन सर सब इक्वल हैं, सब इक्वल हैं। देखिए कानून साजी 25 कहते हैं एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, लेकिन सर मैं जब कानून साज असम्बली की बात करता हूँ, आइन साज असम्बली की बात करता हूँ, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में बैठकर एक कानून वाजे किया, आइन वाजे किया। हमें आइन पे चलना चाहिए ना सर। जो आइन कहता है अगर एग्जीक्यूटिव की पावर 97 है जो दी हुई है, वो उसका राइट है, उसकी बाउंड्री से वो ना निकले। 175(2) जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, वो और उससे वो ना निकले सर, ठीक है ना सर। लेकिन अगर 175 से सुप्रीम कोर्ट निकल रही है, एग्जीक्यूटिव 97 से बाहर नहीं निकलती, पार्लियामेंट के पास जो राइट है एज बढ़ाने का, उसका इख्तियार है सर। जैसे अभी आपने कहा कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, मैं सवाल है सर, जजेस की तादाद अगर आइन इजाज़त देता है सुप्रीम कोर्ट को, इख्तियार देने का ये मतलब डॉक्टर साहब, इख्तियार देने का ये मतलब नहीं होता कि आप इफेक्टेड पार्टी से मशवरा ना करें। देखिए जब पार्लियामान भी जो मैंडेटरी तो नहीं है ना सर, वक्त जो होती है मैंडेटरी तो नहीं है ना सर। सुने तो सही आप, सुने तो सही भाई जी, सुने तो सही सर। जब पार्लियामान भी चलती है, पार्लियामान में भी जब कानून साजी होती है सर, मैं आपको बताऊं, मैं लॉ मिनिस्टर रहा हूं, इससे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हम हमेशा ऑपोजिशन से डिस्कस करते हैं उस कानून के मुताबिक। जब उस कानून के एक फिर इफ़ाम और तफहीम के साथ कानून बनाया जाता है। अगर आप कानून को बुलडोज करेंगे वो कानून नहीं चलेगा। इसके अंदर अगर आप जुडिशरी के अंदर कोई जैसे चेंजेस लाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए चेंजेस लाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये मेरी अपनी सोच है, मैं गलती पर हो सकता हूँ, मैं गलती पर हो सकता हूँ, मैं अक्ले कुल नहीं हूँ, मैं अक्ले कुल नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ और स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हूँ। मेरी सोच ये है कि इफ़ाम और तफ़हीम, और ये हमेशा मेरी ज़िंदगी में रही है कि आप इफ़ाम और तफ़हीम के साथ चलेंगे, आपका घर भी सही चलेगा, आपका मुल्क भी सही चलेगा, और आपके अदारे भी सही चलेंगे। आप घर के अंदर भी, मैं आपको बताऊं, बेगम साहब से मशवरा किए बगैर आप फैसला करेंगे तो घर में भी लड़ाई हो जाती है। डॉक्टर साहब चले सर, आप एसओपी की बात कर रहे हैं, मैं तो ये वक्त आ गया सर, सुने डॉक्टर साहब, सुने अंदर लाइटर सर, सुने तो सही अंदर लाइटर मोड सर। अब तो ये वक्त आ गया, बच्चों से भी मशवरा किया जाता है, उनकी मर्जी के बगैर माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आपने अपने घर को इज्जत के साथ चलाना है। इसी तरह जो मुल्क भी जो होते हैं ना, वो बड़ा घर होता है, बड़ा घर होता है। जैसे एक घर के अंदर एक क्या कहते हैं इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होता है, मियां बीवी चले सर, चले टाइम कम है। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक सर। ये जो गवर्नेंस होता है सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मेरिट जो है सर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अकाउंटेबिलिटी उसका एक हिस्सा है सर। सज़ा का तसव्वुर है, आप लॉयर हैं सर, कि कानून में अगर सज़ा ना दी जाए, सज़ा का तसव्वुर ना हो, तो बहुत सारे मसाइल जन्म ले लेते हैं सर। शरीयत में भी मौजूद है सर, सज़ा भी मौजूद है, कानून में भी सज़ा है। हम कोई जुर्म करते हैं तो उसकी सज़ा है, और जुर्म की सज़ा ना मिले तो जुर्म फैलता है। मेरा आपसे सवाल है सर कि मैंने पाकिस्तान के हर इदारे को एहतसाब के अंदर खड़े हुए देखा है। अब कहा यह जाता है कि फ़ौज जो है वो मुक़द्दस गाय है, लेकिन सर हम फ़ौज के अंदर जो उनका एहतसाबी अमल है, जो आर्मी एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, दूसरे जो उनका आपके जैक ब्रांच है, वो उनका अपना कानूनी तरीक़ेकार है। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर बड़े बड़े जर्नल्स को, बड़े बड़े रैंक के लोगों को सज़ाएँ दी गई, कोर्ट मार्शल्स हुआ, बड़ा एक्शन हुआ उनके ख़िलाफ़। और अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि अहम तरीन पोस्ट साबिक DGI को जो है वो कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। लेकिन सर, लेकिन हम सियासतदानों का एहतसाब देखते हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स का भी देखते हैं, मीडिया पर्सन का भी देखते हैं, सबका देखते हैं। लेकिन सर 209 का अपना एक तरीक़ेकार, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स, जजेस का आपने बना के दे दिया है। और ब्रदर जजेस चाहे क्राइम करें, चाहे फेक डिग्री रखते हों, चाहे करप्शंस करें, चाहे आइन तोड़ें, आइन की पामाली करें, पकड़े जाएं, सामने चीज़ें नज़र आ जाएं, उनका एहतसाब हमें नज़र नहीं आता है। ऐसा लगता है कि इस वक्त मुल्क में अगर कोई मुक़द्दस गाय है वो
आपके जुडिशरी है, और 209 उनको किसी को भी हाथ लगाने से मना कर देता है, और ये ख़ुद अपना एहतसाबी अमल इनका 1956 से जस्टिस मुनीर से लेकर चलें सर, मुझे बताएं किसका जो है एहतसाब हुआ है? देखिए, जहाँ तक 209 का ताल्लुक है, देखिए हमें जुडिशरी को प्रोटेक्ट भी करना है। अगर आप जुडिशरी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो लोगों का उनके ऊपर बिल्कुल एतमाद उठ जाएगा। अब ये जजेस के ऊपर है कि वो 209 को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये उनका फरीज़ा बनता है कि अगर कोई शख्स की कोताही जज कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन एक्शन ले। 209 में कोई खामी नहीं है, ये मैं आपको बतला दूँ, 209 में कोई खामी नहीं है। अब देखें, अगर आप 209 को ख़त्म करेंगे तो कहाँ ये पावर देंगे? पार्लिमान को पावर देंगे। पार्लिमान को पावर देंगे जजेस को हटाने की इस मुल्क के अंदर और इंतशार पहले का, जो मैं समझता हूँ, जो मैं हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मगर यह है कि 209 को इसके अंदर रूल्स बनने चाहिए, उसको ज़्यादा सॉलिडिफाई करना चाहिए ताकि वो जज़ा और सज़ा की जो आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर इफ़ेक्टिवली अमल हो सके। मगर 209 को इस तरह हाथ हटा लेना, ये कई जैसे लोगों का ये भी ख्याल था कि नैब लॉ को भी जजेस पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, पर मैं समझता हूँ कि ये गलत है। जजेस के ऊपर आप नैब लॉ नहीं ला सकते। जजेस इन आर्टिकल 175 कहती है जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट। जब आप इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये है कि एक जज को कोई अप्रोच नहीं कर सकता, जो वो फैसला करेगा अपने कॉन्शियंस और कानून और आइन के मुताबिक करेगा। अगर कोई इस शख्स इसके अंदर दाखिल होता है और ना सिफारिश करता है, चाहे वो पब्लिक का हो चाहे कोई भी हो, सुन तो लेना सर जी, तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ होगा। इसी तरह आर्टिकल 209 की जो आप बात कर रहे हैं, किसी और को पावर देना, उसको हटाना, ये भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ होगा। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सर ये देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना सर, वो आइडियल मेरिट की बात कर रहे हैं जो कानून बनाया गया है। लेकिन सर मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर अदालत के जजेस जर्नल अगर कानून तोड़ें, आइन तोड़ें, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, ये सियासतदान पार्लियामेंटेरियन आइन तोड़ें, कानून तोड़ें, तो सज़ा हम देखते हैं सर। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, आम आदमी को तो जिक्र ही नहीं करें यहाँ पे सर पाकिस्तान में। मैं तो आपसे एक सवाल कर रहा हूँ सर कि चलें 209 बिल्कुल सही बनाया गया है, पार्लियामेंट नहीं बनाया ना, लेकिन सर अगर हम ये देखते हैं कि ब्रदर जजेस को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो आइन तोड़ें, आइन की पामाली करें, आइन की खिलाफ वर्जी करें, मावरा आइन फैसला दें, करप्शंस करें, फेक डिग्री लेके आएँ, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ये नहीं करते, तो क्या ये किसी मुल्क के लिए तबाही नहीं है सर? देखिए, बात फिर उधर ही आ जाती है। देखिए ना, इंडिपेंडेंस सर 1 मिनट है आपके पास, आप ये समझ 1 मिनट है सर, 1 मिनट। अवाम ये अगर जी अवाम ये समझती है तो पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी फिर इसको चेंज करे। टोटल तो उसको चाहिए 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। अगर सेनेट से भी पास करे और क्या कहते हैं नेशनल असेंबली से भी पास करे, और इसको डिस्कशंस करके, अच्छी तरह डिस्कशन करके, अगर अवाम ये चाहती है और पार्लियामेंट ये चाहती है, विद कंप्लीट डिस्कशन, यूनिलैटरली और आर्बिट्ररली नहीं होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। चलें सर, हमारा अवाम तो ये चाहती है कि जिस तरह हमारा एहतसाब होता है उस तरह जो लोग ज़्यादा बड़े बैठे हैं ऊपर, उनका एहतसाब भी होना चाहिए। हर इदारे का एहतसाब हम देखते हैं सवाए जुडिशरी के, हालांकि जुडिशरी के मावरा आइन फैसले खुद जुडिशरी बताती है कि जी हमारे 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसले किए, हमारे 7 जुडिशरी के फैसले आइन के मुताबिक नहीं थे, पामाली थी, लेकिन उन जजेस के ख़िलाफ़ कोई एहतसाब नहीं होता है। आवाम चाहती है उनका भी एहतसाब हो। आपका बहुत शुक्रिया फारूक, कम टाइम था, आपने हमें टाइम दिया, बहुत सी तशनगी रही, हमने आपको इंटरप्ट भी किया क्योंकि टाइम कम होता है, ज़्यादा सवालात करने होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, बहुत सी आगाही लोगों को हुई। ये थे फारूक एच नाइक, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।